नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि किस तरह से जो है ये लेक्चर रहने वाला है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सामान्य परिचय देखेंगे राजस्थानी बोली एवं भाषाओं का। उसके बाद में मारवाड़ी भाषा, जो क्योंकि राजस्थानी भाषा का जो उद्गम है और जिस रूप में विश्व में जाना जाता है राजस्थानी भाषा को, तो उसमें मारवाड़ी भाषा की बड़ी वो है महत्वता है, क्योंकि वो पश्चिमी राजस्थान मरु भाषा के रूप में जानी जाती है। तो मारवाड़ी भाषा के साक्ष्य, जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, वो किस तरह से हैं उनका हम अवलोकन करेंगे। उसके बाद में राजस्थानी भाषा का जो वंश वृक्ष है किस तरह से प्रस्फुटित हुआ है उसको भी देखेंगे। राजस्थानी भाषा का विकास किस तरह से हुआ है, जो चरण है किन किन चरणों से होकर गुजरा है। साथ ही में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किस तरह से है, और यहाँ पर कुछ विद्वान हैं, जॉर्ज गेटसन, एलपी टेसीटोरी, जो बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर राजस्थानी भाषा के लिए अगर आज हम जितना भी देख रहे हैं तो सब इन्हीं की देन है, और कुछ अन्य विद्वान हैं, और इन सब को देखेंगे। और उसके बाद में जितनी भी भाषाएं हैं और उनकी उपबोलियां हैं उनको भी अध्ययन में लाएंगे, और कुछ मुख्य रोचक तथ्य भी देखेंगे जो अलग से आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो प्री के एस्पेक्ट में हो, किसी भी तरह से हो, वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में प्रीवियस एग्ज़ाम के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं जो मैंने इसमें डाले हैं, और मेंस के क्वेश्चनों का भी हमने एक छोटा सा इसमें संकलन लिया है। साथ ही में सारे प्रश्नों को, सारे जितने भी कंटेंट है उसको हम मैप के साथ रिवाइज करेंगे, और बीच बीच में जितना भी हम पढ़ेंगे तो उसको मैप के साथ में एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ खम्मा खड़ी। जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी तरह से है, राजस्थान की भाषाएं और बोलियां। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहूँगा, और बेसिक आइडिया देखिए क्या है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका ABCD जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो भारत के सबसे बड़ा प्रांत राजस्थान है, तो राजस्थान की जो मातृभाषा है वो मातृभाषा राजस्थानी है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो 8वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, उसमें 22 भाषाएं को दर्ज किया गया है, लेकिन उसमें हमारी राजस्थानी भाषा नहीं है। तो राजस्थानी भाषा ना होने के कारण इस पर काफ़ी विरोध चल रहा है, और जो भी वर्तमान में 21 फरवरी को जो एक हमारा जो राजस्थानी भाषा दिवस निकला है उस पर काफ़ी विरोध और आंदोलन भी हुए थे। तो इस पर अभी भी जो प्रयास हैं, सामाजिक प्रयास जारी हैं कुछ विद्वान और जो भाषा के जाने माने जानकार हैं उनके द्वारा। तो भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थान एक भारोपीय भाषा के अंदर आती है, और इसका जो उद्भव और विकास है वो गौरवशाली परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो उद्भव माना जाता है, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो सौरसेनी गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। और भी इसमें काफ़ी मान्यताएं हैं, परंतु ये सर्वमान्य तथ्य है, सौरसेनी गुर्जर अपभ्रंश से। तो सौरसेनी का आपको पता है, ये एक क्षेत्र विशेष से इसका नाम लिया जाता है। जो धौलपुर करौली का क्षेत्र है उसको सौरसेन बोला जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और अपभ्रंश का मतलब देखिए क्या होता है। अपभ्रंश ये होता है कि भाषा जब अपने विकास की यात्रा से गुजरती है तो जहाँ जहाँ उसका विकृतीकरण होता है, या जिन जिन शब्दों का उनको हटा दिया जाता है समाज के द्वारा, या नए शब्दों को धारण कर लिया जाता है, तो वही मतलब भाषा का विकृतीकरण जो होता है, भाषा का विकृतीकरण, जिसमें कुछ शब्दों को जोड़ लिया जाता है और कुछ शब्दों को हटा दिया जाता है, तो इसे ही हम अपभ्रंश बोलते हैं। तो अपभ्रंश भी इसी तरह से, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। और भी इसमें कई मान्यता हैं तो उन्हें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लेक्चर को बिना समय गंवाए। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो विषय है राजस्थानी कला एवं संस्कृति में, वो है राजस्थान की भाषाएं एवं बोलियां। तो बिना समय गंवाए हम इसे शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा एक सामान्य परिचय देखते हैं। राजस्थानी भाषा के अतीत पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि सन 778 ईस्वी में, अगर आप विक्रमी संवत के अनुसार चलते हैं, तो ये 835 ईस्वी है। और वैसे अगर आप जो डेट हम पढ़ते हैं उसके अनुसार चलोगे तो आपको ये 778 ईस्वी का समय, ज़्यादातर नहीं सभी किताबों में एक ही समय दिया हुआ है, तो आप इसे ध्यान में रख लीजिए। तो उद्योतन सूरी द्वारा एक लिखित ग्रंथ है कुवलय माला। तो कुवलय माला में 18 देसी भाषाओं में मरु भाषा को शामिल किया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा के रूप में प्रचलित थी। देखिए, मरु भाषा है ना, ये क्षेत्रीय जो
हम जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर ये नाम धरा गया है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। तो पश्चिमी राजस्थान में चलती थी। और जो कवि कुशल लाभ हैं, मैं आपको एक और छोटा सा इसमें बताता हूँ। कवि कुशल लाभ, तो कवि कुशल लाभ का एक ग्रंथ था, उसका नाम है पिंगल शिरोमणि। तो पिंगल शिरोमणि में भी इस तरह की जो मरुभाषा है उसका दृष्टांत हम देखने को मिलता है। साथ ही में आईने अकबरी में जो अकबरनामा है, जो अकबर के बारे में जीवन चरित्र का वर्णन है, उसमें भी इसी मरुभाषा यानी मारवाड़ी भाषा का देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है कि ये मारवाड़ी भाषा को डिनोट करती है, जो मरुभाषा है। तो मारवाड़ी भाषा के बारे में सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले मारवाड़ी भाषा के जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उनके बारे में एक छोटा सा हम आइडिया ले लेते हैं। अबुल फजल ने आईने अकबरी में मारवाड़ी भाषा शब्द का बारंबार प्रयोग किया है। तो मतलब मारवाड़ी भाषा प्रचलन में थी और ये राजस्थान की मरु भाषा में जानी जाती है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और मारवाड़ी भाषा है वो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। अगर आप जैसे कि हमारा जो राजस्थान का मैप है, अगर आप उसे देखें तो इस तरह से होगा। तो जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर लगभग 40 से 50% जो क्षेत्रफल है उसमें ये बोली जाती है मारवाड़ी भाषा। चलते हैं आगे। कुवलयमाला में भी मरु भाषा का संदर्भ मारवाड़ी ही है। तो फ्रेंड्स, कुवलयमाला उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया है। उद्योतन सूरी इसके कवि हैं। कुवलयमाला एक ग्रंथ है। तत्कालीन राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का इसमें अच्छा खासा वर्णन मिलता है। साथ ही में डिंगल साहित्य में पश्चिमी क्षेत्रों में मारवाड़ी भाषा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो डिंगल साहित्य, पिंगल साहित्य, ये दो साहित्यिक शैलियाँ हैं। एक पिंगल भी है, पिंगल पूर्वी राजस्थान में है और डिंगल पश्चिमी राजस्थान में है। तो ये क्या हैं? ये सब साहित्यिक शैलियाँ हैं जिनके बारे में हम आगे बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ और बताना चाहूँ तो भारत के राजस्थान और मालवा क्षेत्र और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में करोड़ों लोगों के द्वारा ये बोली जाती है। तो ये जो चीज़ हैं ये एग्ज़ाम में फ्रेंड्स पूछी जा सकती है। और मुझे पक्की जो एक बोलते हैं कि एक पूरे उम्मीद है कि ये 5 नंबर में 5 मार्क्स के RS के मेंस में भी इसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ आप इसे इसी तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख लें कि मारवाड़ी भाषा के ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। तो आपको इसमें इन सारे जितने भी मैंने आपको ये नोट्स बताया है, इसे टू द पॉइंट है, इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे। अब राजस्थानी भाषा का जो वंश वृक्ष है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि जो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन हैं, ये राजस्थानी भाषा के काफ़ी जाने माने विद्वान माने जाते हैं। 1912 में इनकी एक किताब आई थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। हालांकि इसके बारे में आगे हम बड़े विस्तार से देखेंगे। तो इस किताब में इन्होंने पहली बार इस प्रदेश की भाषा के लिए जो ये शब्द है राजस्थानी शब्द, ये इन्होंने इसमें काम में लिया था। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। और केंद्रीय साहित्यिक अकादमी ने भी राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा में मान्यता दे रखी है। तो ये सब अभी हम देखेंगे पूरे विस्तार से। फिलहाल के लिए अभी अपन देखते हैं तो राजस्थानी भाषा का जो वंश वृक्ष है वो किस तरह से प्रस्फुटित हुआ। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। तो उनकी जो भाषा है, उनका जो उस वक्त जीवन शैली थी, तो वहीं से हमारी भाषा की भी शुरुआत हुई है, राजस्थानी भाषा की। तो आर्य भाषा के रूप में सबसे पहले ये जानी जाती थी। उसके बाद में यही वैदिक संस्कृति का जब दौर आया तो यही वैदिक सभ्यता में उस वक्त की जो भाषा के रूप में चलती थी। और फिर ये जो भाषा है ये 2 भागों में बट गई, एक पाली है और एक संस्कृत है। अब आप सोचेंगे कि ये 2 भाषा फिर से इनकी पुनरावृत्ति क्यों हुई है। तो फ्रेंड्स, पुनरावृत्ति होने से जो तात्पर्य है वो ये है कि भाषाओं के संदर्भ अलग अलग समय में अलग अलग तरह से यूज़ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर मदिरा कहीं बोला जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसे संस्कृत में सोमरस कहेंगे। अगर यहाँ पर इसे घी कहा जा रहा है तो यहाँ पर इसे घृतम या अमृत, जो भी और पर्यायवाची और तत्सम तद्भव का जो अंतर मिलता है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे दूध है तो दूध इस तरह से होता है, तो यहाँ पे दुग्ध हो जाएगा। दही को दधी बोला जाएगा, यहाँ पर दही बोला जाएगा, तो यहाँ पर दधी बोला जाएगा। तो ये जो शब्दों का एक वो मिलता है, जैसे खून और रक्त होता है
तो हम आम बोलचाल में खून लिखते हैं, बोलने की बात आती है जब हम खून बोलते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो हम रक्त के रूप में उसको संबोधित करते हैं लिखने में, और बोलने में हम खून बोलते हैं। तो छोटी मोटी कुछ बातें हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिए। आगे जब पाली भाषा आगे जाके बढ़ती है तो ये किस तरह से बढ़ती है, ये शॉर्ट श्रेणी में बढ़ती है और मागधी प्राकृत में बढ़ती है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और एक महाराष्ट्रीय प्राकृत है जो राजस्थान में, जिसका सबसे ज़्यादा कुछ ऐसा बोलबाला है नहीं है, लेकिन इसे कुछ विद्वान बताते हैं। पाली भाषा के जो 3 रूप हैं यहाँ पर 1, 2 एंड 3, और आगे जाएं तो ये जो शॉर्ट श्रेणी प्राकृत भाषा है ये 2 भाषाओं में बढ़ती है, एक गुर्जरी अपभ्रंश और एक नागर अपभ्रंश। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मत है वो यही है, और हमारी राजस्थानी भाषा इसी से ही निकली है, जिसमें 2 रूप निकल के आते हैं, एक हिंदी और एक राजस्थानी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा गुर्जरी अपभ्रंश ही है, और इसी से ही जो सर्वमान्य मत है वो यही है। तो राजस्थानी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश देखिए क्या होता है, जैसे ये मैं आपको बता चुका हूँ। अपभ्रंश भाषा जब अपनी यात्रा से गुजरती है, सैकड़ों सालों में और दशकों में जब भाषा अपनी यात्रा से गुजरती है, तो भाषा में कुछ शब्द जुड़ते हैं और कुछ शब्द हटा लिए जाते हैं। तो जो ये विकास की ये यात्रा होती है, इसी में भाषा का विकृतीकरण हो जाता है, तो उसे ही अपभ्रंश कह दिया जाता है। अतः 10वीं सदी तक तो इस पर अपभ्रंश भाषा का ही प्रभाव ज़्यादा रहा। 13वीं सदी तक आते आते प्राचीन पश्चिमी राजस्थान ने अपभ्रंश से अंतिम रूप में संबंध विच्छेद कर लिया, और एक टाइम ऐसा आता है जब भाषा अपने स्टैंडर्ड यानी मानक रूप में स्थापित हो जाती है, तो उसे ही फिर हम भाषा का एक दर्जा दे देते हैं कि चलो इस क्षेत्र की ये भाषा है। चलते हैं आगे। 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी, और राजस्थानी के विकास को निम्न चरणों में हमने स्पष्ट किया है। तो देखिए, राजस्थानी भाषा जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा प्रभाव गुजराती शैली का ही दिखेगा, क्योंकि एक माँ की जो 2 संतान हैं उसी की तरह राजस्थानी और गुजराती भाषा हैं। क्षेत्रीय कुछ जो जुड़ाव है वो भी है, जैसा कि आप जानते हैं जालौर, सिरोही, बाड़मेर का क्षेत्र गुजरात से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो 16वीं सदी के बाद में राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में हुआ था, तो वर्तमान में जो स्वतंत्र रूप धारण कर चुकी है। अब मैं आपको कुछ इसका वर्गीकरण बताता हूँ, उसे आप इस तरह से देखिए कि इसकी जो विकास की यात्रा रही है 11 से 13वीं सदी तक, ये जो भाषा है ये गुर्जरी अपभ्रंश जैन साहित्य के रूप में ज़्यादा प्रचलित थी, और इस समय का जो साहित्य है, जो भी लेखन शैली है, वो जैन साहित्य के रूप में ज़्यादा मिला है। तो ये गुर्जरी अपभ्रंश है जो उसका पहला चरण माना जाता है 11वीं से 13वीं सदी तक। अब जैन साहित्य में देखिए क्या था, जैन साहित्य में सबसे ज़्यादा जो जैन मुनि हैं और पंडित हैं, ब्राह्मण हैं या श्रावक हैं जो उस वक्त माने जाते थे, तो उनके द्वारा कथा को गद्य के रूप में लिखा जाता था, गद्यांश के रूप में कथाओं को लिखा जाता था। तो वो धार्मिक और जितनी भी नीतिपरक साहित्य होता था वो सब जैन साहित्य कहलाया। और जो ब्रजसेन सूरी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, सबसे पहला ग्रंथ है राजस्थान का, भारतेश्वर बाहुबली। वज्रसेन सूरी ने लिखा है ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली। इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये इस तरह के जो प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। पहला जो रचना है राजस्थान की वो भारतेश्वर बाहुबली है, वज्रसेन सूरी द्वारा लिखित, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से है ये। अगला जो दौर आता है वो है प्राचीन राजस्थानी भाषा, यानी इसमें चारण साहित्य का ज़्यादा वो था, और इसका जो समय है वो 13वीं सदी से 16वीं सदी तक माना जाता है। और उसके बाद में मध्य राजस्थानी है जो 16वीं सदी से 18वीं सदी तक थी। तो चारण साहित्य यहाँ पर भी विद्यमान था, और चारण साहित्य की जो सबसे बड़ी आप इसे देखें तो इसमें चारण जाति के लोग थे, भाट जाति के लोग थे, और इन जाति के लोगों के द्वारा तत्कालीन समय में जो अपने शासक यानी जजमानों की प्रशंसा में जो प्रमुख इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, उसी को ही यहाँ पर मान्यता मिली थी मध्य राजस्थानी में चारण साहित्य के रूप में।
तो कई राजपूत और ब्राह्मणों द्वारा भी इस जो कोटि की रचनाएं की गई थी, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। और ये पद्य और गद्य रूप में अलग अलग तरीके से विद्यमान थी। तो वेली किशन रुक्मणीरी जो अगर हम देखते हैं पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचा गया काव्य हो चाहे, तो वो सभी इसी तरह की जो पद्य रूप में थी वो चारण साहित्य के उसमें ही आती हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। मुहूर्त नैनसीरी ख्यात ये भी इसी तरह से है, इन्हीं में ही आती है, तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। और अगला है हमारा अर्वाचीन राजस्थानी। अर्वाचीन से मतलब है आधुनिक, जो प्राचीन का विलोम अर्वाचीन ही होता है। तो आधुनिक राजस्थानी जो वर्तमान स्वरूप है वो इसी तरह से है 18वीं सदी से वर्तमान तक। अगर आप देखें, जैसे कि मैं आपको एक बड़े कवि धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, तो वो इसी पैटर्न पर आधारित है। चलते हैं आगे। यहाँ की भाषा हेतु राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1912 में अपनी जो किताब थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ में प्रयुक्त किया। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर भी इसका थोड़ा सा बताया था, तो यहाँ पर मैं पूरा बता रहा हूँ। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन 1912 में इनकी किताब आई थी, तो उसमें इन्होंने इस शब्द राजस्थानी शब्द प्रयोग में किया था। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बन सकता है कि राजस्थानी शब्द साहित्य और भाषा के संदर्भ में सबसे पहले किस विद्वान ने प्रयुक्त किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो ये डॉक्टरेट थे और काफ़ी बड़े विद्वान माने जाते हैं तत्कालिक समय के, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, डूडाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सब इन्हीं की विभिन्न बोलियां हैं। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। और चलते हैं हम आगे। तो ये मुख्य बातें तो यही हैं इसके बारे में। तो राजस्थानी भाषाओं को जो वर्गीकरण हुआ है विद्वानों के द्वारा, जो वर्गीकरण किया गया है, उसे हम देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से और किस किस रूप में किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्वान जो आते हैं वो हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो इसे आप ध्यान में रखिए। इनके अनुसार राजस्थानी भाषा का विकास 12वीं सदी में हुआ, जिसका उल्लेख इनकी किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया है। तो फ्रेंड्स आप इस किताब को ज़रूर याद रखिए। कर्नल जेम्स टॉड की एक किताब है अनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, तो उसमें भी मतलब आपसे कभी पूछा जा सकता है मैच द कॉलम में। तो इनकी जो किताब है उसे भी आप ध्यान रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। गियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम नागर अपभ्रंश शैली से माना जाता है। ये मत दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि शौरसेनी गुर्जरी अपभ्रंश सबसे पहले है, तो नागर अपभ्रंश शैली ये मत दूसरे नंबर पे आता है, मतलब इसकी जो दर्जा है वो दोयम है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और गियर्सन ने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं बताई हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे शुरू करूँ इन्हें, तो ये पश्चिमी राजस्थानी है, जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी और बागड़ी शेखावटी का वो है क्षेत्र, और मध्य पूर्व राजस्थानी में डूढाड़ी और हाड़ौती है। उत्तर पूर्वी राजस्थानी मेवाती और अहिरवाटी है, और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में मालवी और निमाड़ी है। और यहाँ पर दक्षिण राजस्थानी है, यानी कि जो नीचे का सिरा है प्रतापगढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर का। तो ये चीज़ हैं। और अगले जो विद्वान हैं वो एलपी टेसिटोरी है, इनका पूरा नाम था लुइजी पियो टेसिटोरी। तो इन्हें जो संबोधित किया जाता है फ्रेंड्स, वो टेसिटोरी नाम से ही संबोधित किया जाता है। तो इनके ऊपर बाद में अलग से चर्चा करेंगे इसी लेक्चर में। अभी जो इन्होंने भाषाओं का वर्गीकरण किया था उसे देखते हैं। तो इन्होंने 2 वर्गीकरण बताए थे, एक था पश्चिमी राजस्थानी और दूसरा था पूर्वी राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी में तो शेखावटी है और जोधपुर की खड़ी बोली है, थटकी है, थली है, बीकानेरी है, किशनगढ़ी है, खेराड़ी है, सिरोही है। हम इन्हें पूरा अलग से डिस्कस करेंगे, कौन सी बोली किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। मैप के थ्रू हम इन्हें पूरा आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इन्हें देख लें। और पूर्वी राजस्थान में, जैसे जयपुर में जो हम लोग रहते हैं, तो डूढाड़ चलती है यहाँ पे, तोरावटी भी चलती है जो शेखावटी के मिले जुले क्षेत्र में है, और खड़ी जयपुरी है, काठियाड़ी है, अजमेरी है, राजावटी है, चौरासी, नागरचौल और हाड़ौती संभाग में आती है, जिस पर मारवाड़ और ब्रज भाषा और इनका बहुत काफ़ी मिला जुला प्रभाव है।
तो टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव 12वीं सदी में शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है और ये सबसे ज़्यादा सर्वमान्य मत है। तो शौर सैनी अपभ्रंश को आप मान के चलिए। आगे चलते हैं। अगला जो मत है वो है, कुछ विद्वान दिए हुए हैं, माणिक्यलाल वर्मा, कन्हैया लाल सेठिया और मोतीलाल मिनारिया। तो इनके अनुसार 11 से 13वीं सदी में शौर सैनी के गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है और ये सर्वमान्य मत है। तो बिल्कुल सही बात है। तो मोतीलाल मिनारिया की मैं बात करूँ तो इन्होंने भी अपना अलग से जो दिया था वो ये है कि इन्होंने 5 भागों में बांटा था। मारवाड़ी है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली, एक है ढूढ़ाड़ी, एक है मेवाड़ी और एक है बागड़ी जो आपके वागड़ क्षेत्र है नीचे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वहाँ बोली जाती है, और एक है मालवी। देखिए मालवी भाषा है वो राजस्थान की नहीं है, लेकिन राजस्थान का जो हाड़ौती संभाग, अगर आप झालावाड़ में जाएं तो झालावाड़ मालवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, एमपी वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो जो भौगोलिक समानता के कारण, क्षेत्रीय भिन्नता के कारण और लोगों की कुछ जो तौर तरीके, रहन सहन के कारण वहाँ पर मालवी बोली का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और इसके अलावा, अगर वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, एक आते हैं प्रोफेसर नरोत्तम शर्मा। तो नरोत्तम शर्मा के अनुसार भी भाषाओं के उन्होंने 4 वर्गीकरण बताए हैं। तो वो 4 वर्गीकरण इस तरह से हैं कि एक तो आपका पूर्वी राजस्थानी है और एक आपका पश्चिमी राजस्थानी है, एक आपका उत्तरी राजस्थानी है और इसी तरह से एक दक्षिणी राजस्थानी है। तो इन्हें भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं सिलसिलेवार जो भाषाओं का हमने जो जिस तरह से लेक्चर को बनाया है फ्रेंड्स। तो मारवाड़ी हमारी पहली भाषा है। तो देखिए नोट्स में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स बिल्कुल प्रॉपर हैं और एग्ज़ाम में अगर मारवाड़ी भाषा के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मेंस की मैं अगर बात करूँ तो आपको एग्जैक्ट यही लिखना है, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स हैं। कुछ चीज़ें समझाने के लिए मैं आपको अलग से रेफरेंस में बताता रहूँगा, तो उनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि वो सही है कि उन्हें लिखें कि इन्हें लिखें। आपको लिखने में नोट्स के रूप में मैंने ये बनाए हैं, तो आपको इन्हें ध्यान में रखना है। तो देखते हैं, यह राजस्थान के अधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अब जोधपुर का आसपास का क्षेत्र का मतलब यही है कि जो, जैसे कि अब हम मैप में देख लें तो जोधपुर, अगर आप यहाँ मान के चल रहे हैं जोधपुर, तो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र कौन सा होगा? ये बीकानेर है, यहाँ पर नागौर भी है और यहाँ अगर आप इसे आप देखें तो जैसलमेर भी है और नीचे बाड़मेर भी है। तो इस तरह का जो क्षेत्र है ये ही जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है। लेकिन मारवाड़ी की जो पहचान है वो जोधपुर के रूप में ही की जाती है। तो जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, अगर आपसे प्रश्न विकल्पों में अगर ये प्रश्न आए, जैसे मैंने डाला भी है और ये प्रश्न आया हुआ भी है, तो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र या जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र, तो आपको विकल्प में सिर्फ जोधपुर का ही चुनाव करना है। ध्यान रखिए, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी, लेकिन उसका मतलब जो उसका एक फोकस पॉइंट होगा, एक एपिसेंटर होगा, वो जोधपुर में ही माना जाएगा। चलते हैं आगे। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। तो देखिए डिंगल एक साहित्य की शैली है और इसमें जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में डिंगल है, तो पूर्वी राजस्थान में अगर हम पढ़ेंगे तो वो पिंगल है, जिसका हम अध्ययन करेंगे आगे। तो आप अभी तो इसे ध्यान में रखिए। और प्रमुख छंद है वो है सौरठा और प्रमुख राग है मांड। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए, छोटी छोटी बातों को। जो उपबोलियां हैं उनमें देखिए मेवाड़ी है, बागड़ी है, शेखावटी है, बीकानेरी है, थली है, खराड़ी है, नागौरी है, थटकी और देवड़ा पहाड़ी, और इस तरह की नाना प्रकार की भाषाएं, उपबोलियां बोली जाती है। तो इन्हें आप ध्यान रखें। थोड़ा सा इसमें आगे अगर हम देखें तो कुछ और चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि जैन साहित्य और मीराबाई के जो अधिकांश पद हैं वो मारवाड़ी में ही लिखे गए हैं और मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो जितनी भाषाएं हमने यहाँ पर देखी हैं, जो उपबोलियाँ हैं, इन्हें एक बार मैप से अगर देख लें तो शायद बहुत अच्छा रहेगा और हमें समझने और सीखने में बड़ी आसानी रहेगी। तो आप इन भाषाओं को ध्यान में रखिए। अब हम चलते हैं मैप की तरफ। मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख पाएँ, और यहाँ पर जो मार्कर है उसकी हम मदद ले लेते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स।
देखिए, एक भाषा है और एक क्षेत्र है। तो ये पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है। हमने आपको बताया जोधपुर में मारवाड़ी बोली जाती है, तो आपका ये जोधपुर हो गया। और इसके साथ में एक थटी भाषा भी है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर जाके देखें, जिसे थटकी बोला है तो इसे थटी भी बोला जाता है, और थटी एक ही है। तो थटकी भाषा का जो प्रयोग है वो पश्चिमी राजस्थान के किस क्षेत्र में किस तरह से होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बीकानेर है, और यहाँ पर चूरू की स्थिति है। तो चूरू और बीकानेर का जो रेतीला इलाका है फ्रेंड्स, कुछ मिला जुला रेतीला इलाका है, यहीं पर है जो थटी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, थटी या थठी जो भी जिस तरह से नाम है ये तटकी, तो यहाँ पर इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो मारवाड़ी भाषा है वो इसी जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्रफल है, मारवाड़ी भाषा यहाँ बोली जाती है, और ये एकमात्र राजस्थान की ऐसी भाषा है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाती है। आप ध्यान में रखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल बोल रहा हूँ मैं, सर्वाधिक जनसंख्या मैंने नहीं बोला यहाँ पे, तो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल है। और अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखा है वहाँ पर इसका दृष्टांत देखने को मिलता है। राजस्थान की इसे आधार बोली के रूप में माना जाता है, राज्य की आधार बोली। तो राजस्थान की आधार बोली कौन सी है, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपसे पूछा जाए तो वो है मारवाड़ी भाषा। तो आप इसे ध्यान में रखिए। और इसके अलावा अगर हम इसमें देखें बाकी बोलियों को, जैसे शेखावटी है, तो शेखावटी से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि चूरू, सीकर और झुंझुनू की बात यहाँ पर होती है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। तो यहीं पर ये जो मिला जुला क्षेत्र है, यहाँ पर शेखावटी भाषा बोली जाती है। और साथ ही में जो कुछ अन्य भाषाएं हैं, जैसे तोरावटी है, तो जो सीकर है जहाँ पर कांतली नदी बहती है, तो इसी क्षेत्र में कांतली, तो यहाँ पर तोरावटी भाषा है। सीकर के जो कांतली नदी के क्षेत्र में जहाँ पर बहती है, तो यहाँ पर तोरावटी भाषा बोली जाती है। तो तोरावटी भाषा का एक इतिहास भी है। यहाँ पर जो तंवर जाति के राजपूत होते थे, कौन सी जाति के, तंवर जाति के राजपूत होते थे, तो उनके द्वारा जो भाषा अपने क्षेत्र में बोली गई तो उसको तोरावटी क्षेत्र बोल दिया गया, और उस भाषा को तोरावटी बोली बोल दिया गया, क्योंकि भाषा से ही बोलियां निकलती हैं। तो इस तरह से आप इसे ध्यान में रखिए। और जो थटी भाषा है, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ये थटी भाषा जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ये बीकानेर और चूरू के जो रेतीला इलाका है, बीकानेर चूरू का, वहाँ पर ये थटी भाषा बोली जाती है। थटी या थटकी एक ही शब्द है, ध्यान रखिए। और अन्य भाषाओं को अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पर देवड़ा पहाड़ी है, नागौरी है, नागौरी नागौर में बोली जाती है, जो हमारा यहाँ पर है नागौर, तो यहाँ पर नागौरी बोली जाती है। और आप अगर और भाषा को देखें, बीकानेर है, ये बीकानेर में बोली जाती है। तो इस तरह से भाषाओं का जो क्षेत्र है वो इस तरह से फैला हुआ है। और आप इसे मैप के थ्रू याद करेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इस तरह से आप चलते हैं आगे। अगला है मेवाड़ी भाषा। फ्रेंड्स, मारवाड़ी भाषा के बारे में कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो मारवाड़ी भाषा के मैंने ऐतिहासिक स्रोत बताए थे आपको, ऐतिहासिक स्रोत बताए थे, आप उन्हें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर प्रश्न की जो डिमांड है वो ज़्यादा है तो आप उन्हें यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि मारवाड़ी भाषा सबसे ज़्यादा समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है। तो राजस्थान का जो भाषा के संदर्भ में वजूद है वो मारवाड़ी भाषा से ही बनता है। तो विश्व में जो माना जाता है इसे 8वीं सदी से इसकी बहुत पुरानी एक वो रही है संस्कृति। तो ये मरु भाषा के नाम से जानी जाती है। और जो द्वितिन सूरी का कौवलय माला है वहाँ पर भी इसका दृष्टांत आ चुका है। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। अब हम चलते हैं आगे, जो हमारी मेवाड़ी भाषा है। मेवाड़ी भाषा जैसे कि नाम से आप जान सकते हैं कि ये जो दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है, मेवाड़ी कौन सा, उदयपुर और प्रतापगढ़ है, या आपका बांसवाड़ा है, और एक डूंगरपुर है। तो इस क्षेत्र में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। और भाषाओं में देखिए अंतर बहुत कम होता है। जैसे मारवाड़ी में आप जल को
जड़ बोल दोगे, इस तरह से होगा ये जड़, और पानी को पानी बोल दोगे। तो ये इस तरह से वहाँ पे भाषाओं का विकृतीकरण हो जाता है थोड़ा थोड़ा। और मेवाड़ में मुँह और नी की जो प्रधानता है वो ज़्यादा होती है। मुँह, कोनी जाऊँ नी, इस तरह से जो बोला जाता है वो इस क्षेत्र की संस्कृति की विशेषता है। तो उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कही जाने वाली बोली है। 12 से 13वीं सदी में हमें मेवाड़ी बोली का शुद्ध रूप देखने को मिलता है। और महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटक हैं वो इसी भाषा में लिखे गए हैं, जितने भी ज़्यादा आपको उनकी रचनाएं मिलेंगी। और महाराणा कुंभा के बारे में मैं आपको बता दूं कि संगीत राज जो उनका सबसे बड़ा महाकाव्य है, संगीत राज महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। तो उसके 5 भाग हैं। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। संगीत राज के 5 भागों में महाराणा कुंभा ने लिखा है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और मेवाड़ी भाषा मारवाड़ी के बाद में जो बोली जाती है राजस्थान की सबसे बड़ी, दूसरे नंबर की, यानी दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बोली है। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जो गौरवशाली राजपूत योद्धा यहाँ पर जन्मे हैं और उनका जो शौर्य की जो एक परंपरा रही है, इसके कारण इसे दर्जा महत्वपूर्ण मिला हुआ है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। मेवाड़ी का जो शुद्ध रूप है वो मेवाड़ के जो गांव हैं, जो देहात है, वहाँ पर शुद्ध रूप बोला जाता है। और जो कस्बे हैं, शहर में आते आते थोड़ी सी ये विकृत हो जाती है। तो मेवाड़ी में जो लोक साहित्य उसका विपुल भंडार है। जैसे कि मैंने आपको बताया, संगीत राज लोक साहित्य का विपुल भंडार है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं डूढाड़। तो डूढाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। इसे आप इस तरह से समझिए कि जयपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। तो पहले मैं आपको इसका एक सामान्य परिचय दे दूं। डूढाड़ बोली का जन्म, जो अन्य नाम है वो झाड़साई भी है और इसे जयपुरी बोली भी कहा जाता है। तो झाड़साई देखिए सिक्के भी मिले हैं जयपुर में, डूढाड़ क्षेत्र में। और 18वीं सदी की पुस्तक है आठ देश गुर्जरी। तो इस पुस्तक में डूढाड़ भाषा का प्राचीनतम उल्लेख हुआ है। गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का समान रूप से प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब जो ये पॉइंट है ना फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी जो प्रश्न बनेगा वो 8 देश गुर्जरी को भी पूछ सकता है और इसको भी पूछ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए विकल्प काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो वो यहीं से बनेगा, और नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो उसे आप सभी कर देंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव की मैं अगर बात करूँ तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। एक तो झाड़साई शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डूढाड़ी भाषा के, डूढाड़ी बोली के लिए। दूसरा, ये जितनी भी बोलियाँ गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8 देश गुजरी, ये भी आपको पढ़ना है अच्छे से। तो उत्तरी जयपुर को छोड़ करके आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और जिलेवार जो परीक्षाएं होती है, जैसे कांस्टेबल या पटवार की जो वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो उनमें ये प्रश्न बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। उत्तरी जयपुर को छोड़ करके जो शेष जयपुर बसता है, उसमें जयपुर है, किशनगढ़ है, टोंक है, उसका लावा क्षेत्र है, अजमेर, मेरवाड़ा है। तो वहाँ पर ढूढ़ाड़ी जो बोली है बोली जाती है। और ये गद्य और पद्य दोनों में ही प्रचुर मात्रा में इसका जो साहित्य है वो रचा गया है। और संत दादू थे, देखिए संत दादू दयाल थे, एक प्रसिद्ध संत हुए हैं। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू इसलिए बोलते थे इनसे क्योंकि ये हर चीज़ को मतलब दान में दे देते थे, बहुत दान पुण्य करते थे, और इनकी जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। तो इस तरह से जो इनका नाम है ये दादू दयाल बना। तो आप इसे ध्यान में रखिए। दादू दयाल और इनके जो शिष्य हुए हैं, इन्होंने इसी भाषा में अपने ग्रंथों की रचनाएं की हैं। तो मैं आपको मैप में अगर अंदर लेके चलूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर आप इसे अच्छे से देखें तो ये जयपुर है, ये जो स्थान है ये जयपुर है। और इसमें मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि डूढाड़ी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। उत्तरी जयपुर के इस भाग को अगर छोड़ दें तो यहाँ पर डूढाड़ी भाषा बोली जाती है। तो इसके बीच में जो कुछ मूलभूत बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। डूढाड़ी भाषा यहाँ पर बोली जाती है, और यहाँ पर जो टोंक से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जयपुर में जो टोंक से
जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर और भी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे चौरासी है, और इसके अतिरिक्त नागरचोल है, नागरचोल और काठेड़ी, ये टोंक की भाषा है काठेड़ी, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। और ये इसका प्रमुख वो है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। मैप के थ्रू समझने में चीज़ें याद अच्छे से रह सकती हैं। तोरावटी ढूढ़ाड़ी की उपबोलियों में से एक है। तो ये जो दोनों भाषाएं आपको दिख रही हैं आगे मैप में, एक तोरावटी और हाड़ौती, इन्हें ढूढ़ाड़ी बोली की जो उपबोलियों के रूप में मान्यता मिली हुई है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। मैप से देखने से चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। और ढूढ़ाड़ की बोलियों में से एक है जो जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग में बोली जाती है। और जयपुर आपको पता है, जो मैप में स्थिति मैंने आपको बताई है वहाँ पर है। और तोरावटी देखिए, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे राजपूत योद्धा थे, तवर जाति के राजपूत योद्धा थे, तो उन्हीं से ही जो तोरावटी और तवर क्षेत्र को तोरावटी बोल दिया गया और बोली को तोरावटी भाषा बोल दिया गया। तो झुंझुनू जिले का जो दक्षिणी भाग है, अगर ये चूरू है, ये झुंझुनू है और ये सीकर है, तो झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग और सीकर जिले का पूर्वी भाग। तो दक्षिणी और पूर्वी भाग इस तरह से यहाँ पर जो जयपुर की सीमा से मिले हुए हैं, वहाँ पर ये बोली बोली जाती है, जिसे तोरावटी कहा जाता है। तो काठेड़ बोली जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में प्रचलित है। यहाँ पर जो टोंक से लगता हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर काठेड़ बोली जाती है। और नागरचोल सवाई माधोपुर और टोंक के ज़िले में यहाँ पर बोली जाती है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और ये इसी तरह से यहाँ से जो प्रश्न है वो आप के लिए बनेंगे। तो मैप से पढ़ने से फ्रेंड्स चीज़ें क्या हैं कि बहुत क्लियर हो जाती हैं। अगली हमारी जो बोली है वो हाड़ौती बोली है, इसे भी आप इम्पोर्टेंट टिक कीजिए। हाड़ौती क्षेत्र को बोला जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे बूंदी है, बूंदी ऊपर है, जहाँ पर नीचे मैंने आपको बनाया है, अच्छे से इसको हम देख लेते हैं एक बार। मार्कर को थोड़ा हम सही कर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है जो बूंदी है, फिर आपका कोटा है, फिर यहाँ बारा है और यहाँ पर झालावाड़ है। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर हाड़ाओं का शासन रहा है और इसीलिए इस हाड़ा राजपूतों के शासन के कारण इस क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र कह दिया गया है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है उसे हाड़ौती बोला जाता है। तो इसके बारे में देख लीजिए, कुछ बातें हैं। वर्तमान में ये कठिन बोलियों में गिनी जाती है और बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी रचनाएं हाड़ौती में ही लिखी हैं। सर्वप्रथम 1875 में केलाग ने हिंदी व्याकरण में इस भाषा का उपयोग किया है। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इसे आप ध्यान में रखिए। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट टिक लगाइए। जॉर्ज गियर्सन ने भी अपने ग्रंथ में हाड़ौती बोली का पूर्ण स्थान दिया है। तो हाड़ौती ढूढ़ाड़ की उपबोली में मानी जाती है, परंतु इसका जो प्रभाव है वो आपको हाड़ौती क्षेत्र में पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने भी जो उनकी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस चीज़ को बताया है। और फ्रेंड्स, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्रफल है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो झालावाड़ में मालवी बोली भी बोली जाती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मालवा से मिला हुआ है, यानी एमपी से मिला हुआ है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि हाड़ौती बोली का जो प्रभुत्व है वो इन 4 जिलों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो ऐतिहासिक साक्ष्य भी आपके सामने यहाँ पर हैं, जॉर्ज गियर्सन है और केलाग है, तो आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त हाड़ौती जो वर्तमान में, जैसे कि कोटा, बूंदी की जो नैनवा तहसील है वहाँ पर नहीं बोली जाती, बारा के जो किशनगढ़ और साबाद तहसील है वहाँ पर नहीं बोली जाती, लेकिन 90% क्षेत्रफल में बोली जाती है। तो चलते हैं आगे। अगला है बागड़ी बोली। तो देखिए, बागड़ी बोली के बारे में जो प्रमुख बातें हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार। यह भाषा दक्षिणी राजस्थान व मालवा की पहाड़ियों तक बोली जाती है। जॉर्ज गियर्सन ने इसे भीली बोली बताया है। संत मावजी ने अपने उपदेश इसी बोली में दिए हैं। तो बागड़ी बोली के बारे में देखिए, अगर आप मैप में जाके देखें
तो ये उदयपुर है, ये प्रतापगढ़ है, ये डूंगरपुर है और ये बांसवाड़ा है। तो इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो मालवा की जो पहाड़ियाँ यानी कि जो क्षेत्र एमपी से जुड़ा हुआ है वहाँ पर बागड़ी बोली बोली जाती थी। चलते हैं आगे। अगली भाषा है हमारी मेवाती बोली। मारवाड़ी और ढूढ़ाड़ हाड़ौती के बाद में आप इसे इंपॉर्टेंट लगाइए मेवाती को, प्रश्न इसमें से बहुत पूछे जाते हैं। तो मेवाती बोली में क्या है, ये अलवर भरतपुर में मेव जाति के लोगों द्वारा बोले जाने के कारण मेवाती बनी। देखिए मेव जाति के लोग धर्म से जाति से मुसलमान हैं, परंतु जो इनके रीति रिवाज और रहन सहन है, रीति रिवाज और जो रहन सहन है वो हिंदू धर्म के ही हैं और ये हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भी पूरी तरीके से मानते हैं जैसे हिंदू मानते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। और अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वही मेवात कहलाता है, अलवर और भरतपुर। तो अलवर ज़्यादा है और भरतपुर भी इसमें पूर्ण तरह से शामिल है। तो देखिए लालदासी और चरणदासी संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में ही रचा गया। चरणदास की जो शिष्याएं दयाबाई और सहजोबाई थी उनकी रचनाएं भी इसी बोली में हैं। स्थान भेद के आधार पर मेवाती बोली के कई रूप देखने को मिलते हैं जैसे खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठेर मेवाती, भयाना मेवाती और बिघोत मेव ब्राह्मण मेवाती, इस तरह से। तो ये अलग अलग जाति और क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर इनको जो है बांटा गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से है। और यहाँ पर अगर आप मैप में देखें जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्रफल है, भरतपुर और अलवर, जो आप ये क्षेत्र देखते हैं यहाँ पर मेवाती बोली बोली जाती है भरतपुर और अलवर क्षेत्र में। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर अगर आप कभी गए हों या जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं अलवर और भरतपुर ये इस तरह से है। थोड़ा आप इसे जूम करके देखेंगे अच्छे से तो आपको इसी तरह से इनकी स्थिति दिखाई देगी। यहाँ पर अलवर है और यहाँ पर भरतपुर है। तो हमारे काफ़ी मित्र इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो मेवाती बोली बोलते हैं। और मेवाती बोली की देखिए मैं आपको अगर पूर्ण स्पष्ट रूप से बताऊं तो जो ब्रज भाषा चलती है, ब्रज भाषा मथुरा में चलती है, उसी का ही एक विकृत रूप है जो करौली, दौसा और पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तो ये जो विकृत रूप है यही मेवाती भाषा को संबोधित करता है। तो मैं आपको बता दूं कि अलवर में अगर क्षेत्र विशेष की बात की जाए तो किशनगढ़ है, इसके अतिरिक्त तिजारा है, रामगढ़ है, गोविंदगढ़ है, लक्ष्मणगढ़ तहसील है। गोविंदगढ़ या लक्ष्मणगढ़ इन तहसीलों में ये भाषा है, ये पूर्ण तरीके से बोली जाती है। और भरतपुर में कामा, डीग और नगर तहसील में ये भाषा बोली जाती है। इस भाषा को अगर आप गुड़गांव और हरियाणा में के कुछ क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ पर भी आपको मेवाती भाषा का जो एक रूप है देखने को मिलता है। तो आप इसे देख लीजिए कि राजस्थानी भाषा की कौन सी भाषा जो गुड़गांव और हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। तो मेवाती भाषा अगर ऑप्शन में है तो आप इसे लगा सकते हैं। और मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है वो अत्यधिक दिखाई देता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेवात पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है तो आपको ऑप्शन में लगाना है ब्रज भाषा। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और चलते हैं आगे। अगला है अहिरवाटी यानी राठी, इसका जो बोला जाता है। ये अभीर जाति के जो हरियाणवी और मेवाती के बीच में बोली जाने वाली बोली है। अलवर में बहरोड और मुंडावर तहसील में भी बोली जाती है। जयपुर में ये कोटपुतली तहसील के जो उत्तरी भाग है वहाँ पर भी बोली जाती है और दक्षिणी दिल्ली में भी बोली जाती है। हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और नारनौल, रोहतक में भी ये बोली जाती है। अभीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। इस बोली को राठ कहा जाता है इसलिए इसे राठी भी कहते हैं। तो जोधराज का जो हम्मीर रासोक महाकाव्य है, जोधराज कवि का
हम्मीर रासो जो एक महाकाव्य है, उसमें भी इसी बोली का प्रयोग किया गया है। एक शंकर राव का मैं आपको बताऊं, शंकर राव का इस तरह के जो प्रश्न मैच द कॉलम में आरएस पूछ लेता है। भीम विलास काव्य है, वो भी इसी बोली में लिखा गया है। और अली बख्शी ख्याल जो होते हैं लोकनाट्य, अली बख्शी ख्याल, तो फ्रेंड्स वो भी इसी बोली में होते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। अगला है मालवा बोली। तो देखिए मालवा बोली राजस्थान की नहीं है, परंतु जो झालावाड़ और जो हमारा दक्षिण पूर्वी राजस्थान है वो मिला हुआ है, तो वहाँ पर मालवा बोली का प्रभाव दिखाई देता है। तो मालवी जो बोली है वो मारवाड़ी और ढूढ़ाड़ी बोली की कुछ विशेषताओं को सम्मिलित किए हुए हैं। अब ये जो है ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और मराठी भाषा का भी इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। मालवी एक कर्णप्रिय और कोमल भाषा है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिए। मालवी का रागड़ी रूप भी है जो राजपूतों के द्वारा बोला जाता है। तो देखिए मालवी मालवा क्षेत्र में बोली जाती है और ये मालवा के जो राजपूत हैं उनकी भाषा है, तो इसमें ये है। और यहाँ पर जो झालावाड़ की जो स्थिति है वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है, तो ये क्षेत्रीय सभ्यता से मिली हुई भाषा है। चलते हैं आगे। अगली भाषा है निमाड़ी। तो फ्रेंड्स निमाड़ी के बारे में इतना ध्यान रखिए कि मालवी की उपबोली है और निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। गुजराती और भीली का भी इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। खैराड़ी भाषा में अगर आप देखें तो बूंदी और शाहपुरा तहसील है जो भीलवाड़ा में उसके क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाड़ी, ढूढ़ाड़ी और हाड़ौती का इसमें मिश्रण है खैराड़ी बोली में। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे आप इम्पोर्टेंट लगाइए। क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछे जाएंगे कि कौन सी जो उपबोली है वो किन किन बोलियों से मिलकर बनी है। तो रागड़ी भाषा मालवा के राजपूतों में मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण से बनी है, तो ये बोली जाती है इसी तरह से। और शेखावटी मैं आपको बता चुका हूँ मारवाड़ी की उपबोली है जो सीकर, चूरू, झुंझुनू के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी और ढूढ़ाड़ी भाषा का इस पर प्रचुर मात्रा में प्रभाव है। तो शेखावटी से आपको पता होना चाहिए कि चूरू, सीकर और झुंझुनू। अगला है गौड़वाड़ी भाषा। गौड़वाड़ी भाषा के ऊपर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो जालौर के आहोर तहसील से पाली तक बोले जाने वाली मारवाड़ी भाषा है उसी को ही उस क्षेत्र में गौड़वाड़ी भाषा बोलते हैं। बीसलदेव रासो इसी बोली की प्रमुख रचना है। और बालवी, सिरोही, खड़ी, महाड़ी इसकी उपबोलियाँ हैं। कौन कौन सी है? एक तो बालवी है और जो सिरोही क्षेत्र में सिरोही बोली जाती है वो है, और एक खड़ी है और एक महाहड़ी है, ये इसकी उपबोलियाँ हैं। और देवड़ावाटी देखिए ये भी मारवाड़ी की एक उपबोली है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा कुछ दो भाषाएं और हैं। लहंदा है जो पंजाबी भाषा का विशेष रूप है और जाहिर सी बात है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में ये बोली जाती है। और सबसे मीठी और प्यारी भाषा ब्रज भाषा मथुरा की प्रमुख बोली है। भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, वहाँ पर इस भाषा का जो है बोलचाल देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त इसका जो विकृत रूप मेवाती बोला जाता है, भरतपुर और अलवर में बोला जाता है। करौली, दौसा, सवाई माधोपुर में ये जो भाषा है बोली जाती है और ये पिंगल साहित्य से जुड़ी हुई है। एक और भाषा है थली और बीकानेरी बोली, तो ये मैंने आपको बता दिया, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर और मुख्यतः यहाँ पर बोली जाती है। एक मैंने आपको थटकी भी बताया था जो चूरू और बीकानेर के रेतीले भाग में बोली जाती है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक मैप बनाया है। मैप इसलिए बनाया है ताकि आप भाषाओं को रिवाइज कर सकें। तो हम तो सारी भाषाओं को बता चुके हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। एक उदयपुर में मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पे धावड़ी भाषा बोली जाती है उदयपुर में। और जो बागड़ क्षेत्र है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वागड़ क्षेत्र बोला जाता है और यहाँ पर जो बागड़ी बोली जाती है। और ये भील जनजाति इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। तो मोतीलाल मेनारिया ने इसे भीलाड़ी बोली भी बताया है और ये इसे भीली बोली भी, इस पर विभिन्न क्षेत्रों में
क्योंकि राजस्थान में ऐसा बोला जाता है कि 5 कोस पे पानी बदले और 10 कोस पे वाणी। तो यहाँ पर भाषाएं में विकृतीकरण और टूट फूट दिखाई देती है। तो इसी हाड़ौती संभाग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक भाषा और बोली जाती है, टांगड़ी भाषा। टांगड़ी भाषा थोड़ी सी एक कर्कश वाली भाषा है और इसमें थोड़ा सा गाली गलौज और थोड़ा सा एक रूखापन है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखिए। टांगड़ी भाषा ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है और इस तरह से ये आपसे पूछी जा सकती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना, और बाकी जितने भी मैप में फ्रेंड्स मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर तो फ्रेंड्स बेसिक हम पूरा कर चुके हैं। तो कुछ रोचक तथ्य का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें देख लें जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और वो कहीं पर अमूमन बुक में या कहीं कोचिंग नोट्स में वो चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ रिसर्च के बाद में मैंने कुछ एस्पेक्ट निकाले हैं, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान भाषा की जो प्राचीनतम लिपि है वो मुड़िया लिपि है और इसे बनियावाटी और महाजनी भी कहा जाता है। तो मुड़िया लिपि जो बोला जाता है, तो मुड़िया यानी जो मोड़ के कारण ये शब्द बना है। तो जैसे कि हम क्या है कि जैसे कि जल को जब लिखा जाता है राजस्थानी भाषा में या मरु भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, तो यहाँ पे जड़ बोला जाता है। तो इस तरह से जो मोड़ दिया जाता है ना चीज़ों को, तो इसी के कारण ये मुड़िया लिपि इसका नाम बना है। तो इसे बनियावाटी और महाजनी कहते हैं। सन 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो बोलियां हैं उनकी संख्या 73 बताई गई है। बोलियां यानी जो ढूढ़ाड़ी है, मेवाड़ी है, अहिरवाटी है, रांगड़ी है, निमाड़ी है, उन सबको मिला करके ये जो संख्या है 73 बताई गई है। संविधान में 2 अनुच्छेद हैं और ये जो प्रश्न है ये RS में आया हुआ है, अनुच्छेद 345 पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। देख लेते हैं पहला 343 जो अनुच्छेद है, हिंदी भारत की राज्य भाषा होगी। देखिए, राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा संविधान में इसे नहीं बताया है, इसे बताया है राजभाषा। तो जो शब्द है वो यही इस्तेमाल किया गया है, तो आप भी इसे इसी रूप में ध्यान में रखिए। तथा देवनागरी राष्ट्रीय लिपि का दर्जा प्राप्त है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अनुच्छेद 345 में क्या है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 345 में प्रत्येक राज्य की राजकीय भाषा का प्रावधान है। तो जैसे कि अब राजस्थानी भाषा हमारे प्रांत में होती है, तो राजस्थान की जो राजकीय भाषा वो हिंदी है, लेकिन जो बोलचाल की भाषा है वो मायड़ भाषा राजस्थानी है। तो 21 फरवरी को ये इस दिवस के रूप में मनाया जाता है और जैसे कि मैंने आपको बताया है 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मायड़ भाषा जो राजस्थानी है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कुछ और चीज़ों को देखते हैं। कुवलय माला ग्रंथ में 18 भाषाओं का उल्लेख है और राजस्थानी भाषा में 7वां स्थान रखती है भारत में और विश्व में ये 16वां स्थान रखती है, क्योंकि देखिए जनसंख्या ज़्यादा है और करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाती है। पाकिस्तान में भी मारवाड़ी भाषा को, जो राजस्थानी भाषा है, मरु भाषा है, उसको बोला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये भी पूछा गया है, राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल 17 से 19वीं शताब्दी माना गया है और जो राजस्थान का प्राचीनतम रचना है वो भारतेश्वर बाहुबली है। इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लगाइए। और भारतेश्वर बाहुबली के जो लेखक हैं वो हैं, लेखक को वज्रसेन सूरी हैं, वज्रसेन सूरी हैं। और ये जो रचना है ये 1168 ईस्वी में लिखी गई थी, लगभग उस समय बताया है। और इसका जो भाषा है वो मारू गुर्जर भाषा में लिखा गया है। तो मारू गुर्जर देखिए इसी तरह से जो राजस्थानी जो मारवाड़ी भाषा है उसी से ही मिलती जुलती है। और इसमें जो इसकी विषय है वो है कि जो राजा भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध हुआ था, एक बहुत ही घोर युद्ध हुआ था, उस युद्ध का इसमें वर्णन है। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। कुछ रोचक तथ्य हैं। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, तो करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, मारवाड़ी भाषा का जो विशुद्ध रूप है वो कहाँ दृष्टिगत होता है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये 2nd ग्रेड में आया हुआ है, 2nd ग्रेड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है।
शायद 2011-12 में एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिए। मैंने नोट्स में भी आपको बताया था कि विकल्प में इसमें आपको उदयपुर और सीमावर्ती क्षेत्र, बीकानेर और सीमावर्ती क्षेत्र, या सिरोही सीमावर्ती क्षेत्र, बाड़मेर और जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र, तो आपको इसमें जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को लगाना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सबसे पहले ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, उसके बाद में कई परीक्षाओं में इसे पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है खराड़ी बोली। ये खराड़ी बोली है। खराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? एक बूंदी में बोली जाती है और एक शाहपुरा यानी भीलवाड़ा की तहसील है, वहाँ पर ये खराड़ी बोली बोली जाती है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला है जगरोटी किस क्षेत्र की बोली? तो जगरोटी देखिए करौली क्षेत्र में आता है, और एक जगरवाड़ यहाँ पर गोत्र भी पाया जाता है मीणा जातियों में, तो ये जगरोटी एक क्षेत्र विशेष की शैली से संबंधित है, और ये करौली जो जिला है वहाँ पर बोली जाती है। ये एक तरह से ब्रज भाषा है, उसी की ही एक शैली के रूप में है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? तो राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है देखिए वो मुख्यतः डिंगल बोली है, जो पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, और वही राजस्थानी भाषा कहलाती है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिंगल मारवाड़ी की ही एक साहित्यिक शैली है, ये भाषा नहीं है डिंगल, ये डिंगल साहित्यिक शैली है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और ये जो गुर्जरी अपभ्रंश है, ये अपभ्रंश का ही रूप है, और गुजराती जो वो है गुजराती शैली उससे काफ़ी ज़्यादा ये मिलती जुलती है। तो इन छोटी मोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। और पिंगल भी होती है एक, जो पूर्वी राजस्थान में है। अभी हम एक क्वेश्चन फॉर्मेट में से पढ़ेंगे आगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है राजस्थान की बोली व क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो देखिए टोंक और डूढाड़, तो ये तो जयपुर वाला हिस्सा है, तो ये तो सही हो जाएगा। 12 हाड़ौती में आता है। करौली में मेवाती चलती है, जो ब्रज का ही एक विकृत रूप है। लेकिन ये बागड़ी भाषा है ना, ये पाली में नहीं होती। देखिए बागड़ी भाषा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होती है, जो वागड़ क्षेत्र है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको इसी तरह से उनके जवाब देने हैं फ्रेंड्स। तो ये जो प्रश्न है ये RS प्री में आया हुआ प्रश्न है। RS प्री 2012 में ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसे इम्पोर्टेंट लगाइए। इस तरह के प्रश्न आते हैं देखिए RS में जो लेवल होता है। अगला देखते हैं राठी और महेठा किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो ये मेवाती है, और ये अहीर जाति के लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। हरियाणा में भी और दक्षिणी दिल्ली में भी इनकी जो बोले जाने वाले लोगों की प्रधानता है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और भरतपुर अलवर में भी, धौलपुर में भी जो क्षेत्र है ब्रज भाषा का क्षेत्र, वहाँ पर ये बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विद्वान कौन है? तो ये हैं सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। ये डॉक्टर थे, PhD किए हुए विद्वान व्यक्ति थे काफ़ी, और इनका जो वर्णनात्मक दर्शन है वो इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। सन 1907 और 8 में इनकी एक पुस्तक आई थी, जो मैं आपको काफ़ी मोस्ट बता चुका हूँ, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और अगला जो प्रश्न है उसे भी हम देख लेते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने वागड़ में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहा? तो जॉर्ज गियर्सन ने वागड़ में जो भाषा बोली जाती थी, मैंने आपको बताया वागड़ जो है वो एक क्षेत्रीय शैली है, जिसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोला जाता है। तो ये भीली बोली है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोले जाने वाली बोली, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और आगे देखते हैं निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो निमाड़ी और रागड़ी मैंने आपको बताया कि मालवी जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पर मालवी भाषा बोली जाती है, तो ये उसी की विशेषता। और जो मालवा में राजपूत होते थे, राजपूतों के द्वारा ये आम रूप से प्रचलित थी, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है गौड़वाड़ बोली का क्षेत्र है। तो गौड़वाड़ी जो बोली है वो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, और ये मारवाड़ी की उपबोली है। तो जालौर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग में, जैसा कि आप नोट्स में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा,
तो बीसलदेव रासो है वो इसी बीसलदेव रासो वो इसी जो बोली है उसकी रचना है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि बीसलदेव रासो किस बोली में लिखा गया है, तो वो गोडवाड़ी बोली में लिखा गया है। चलते हैं आगे। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली बोली जाती है, तो ये है मेवाड़ बोली, क्योंकि ये मेवाड़ क्षेत्र है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। और इस बोली में महाराणा कुंभा के द्वारा जो रचित नाटक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो 5 भागों में लिखा गया है, काव्यराज, तो आप उसे ध्यान में रखिए। और मेवाड़ की जो एक शुद्ध बोली है, शुद्ध मेवाड़ी, वो गांवों में या देहाती जो क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है। चलते हैं आगे। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है, तो देखिए भरतपुर में नहीं बोली जाती है। और ये जो प्रश्न है ये भी RS प्री में आया हुआ प्रश्न है, सन 1993 में RS में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगर आप देखें तो जो क्षेत्र मालवा से मिलता है तो वहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है, जो मुख्यतः झालावाड़ में प्रचलित है। तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता संपूर्ण क्षेत्र में इसकी एकरूपता है, और मालवी में सभी जगह एक सदृशता पाई जाती है। तो निमाड़ी को भी दक्षिणी राजस्थान भी कहा जाता है, तो ये निमाड़ी बोली भी इसी क्षेत्र में जो मालवी से ही मिलती है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। सोरठा छंद, देखिए एक ही शब्द है, कॉमा नहीं है यहाँ पर बीच में। सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वो है मारवाड़ी। तो फ्रेंड्स नोट्स आप पढ़ लीजिए, नोट्स पूरे 100% बिल्कुल 0 से 360 डिग्री के कवरेज पर बनाए गए हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा नहीं आता। और हमें इसमें PhD के उसमें नहीं जाना, हमें सिर्फ प्रोफेशनली उतना ही पढ़ना है जो हमारी एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, रागड़ी बोली मिश्रण है, तो रागड़ी मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, जो राजपूतों हैं उनमें प्रचलित थी, तो इसे ध्यान रखिए। कुछ यहाँ पर मेंस के एस्पेक्ट हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस तरह से है कि राजस्थानी भाषा शैली कितने प्रकार की है, दोनों में मूलभूत अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो डिंगल और पिंगल है। डिंगल मैं आपको बता चुका हूँ कि पश्चिमी राजस्थान में है, और पिंगल पूर्वी राजस्थान में है, तो इन्हें देख लेते हैं। देखिए डिंगल पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है, और वहीं पिंगल पूर्वी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक शैली है। तो इसमें वेद सगाई अलंकार की प्रधानता है डिंगल में, और पिंगल में उपमा अलंकार की प्रधानता है। डिंगल शैली गुजराती शैली से मिलती जुलती है, जबकि पिंगल पर ब्रजभाषा का प्रभाव है। और इसमें डिंगल और पिंगल में देखिए ध्यान रखिए, पिंगल है पास है पिंगल, तो ये पास है पूर्वी हो जाएगा, और डिंगल पश्चिमी राजस्थान में है। तो डिंगल के जो रचना है वो चारण जाति के कवियों ने अधिकांश साहित्य इसी शैली में किए हैं, और भाट जाति के कवियों ने अधिकांश साहित्य लेखन पिंगल में रचा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेद सगाई अलंकार और उपमा अलंकार, तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो वेद सगाई अलंकार है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी दोहे में, कोई भी छंद में यदि किसी भी पद के प्रथम शब्द का, देखिए प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण यदि समान है तो वो वेद सगाई अलंकार होता है। और जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो एक ही छंद में यदि किसी पंक्ति में प्रथम और अंतिम शब्द का जो प्रथम शब्द एक समान हो तो उसे ही वेद सगाई अलंकार कहा जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए बताया है, इतना नहीं आता है। तो इलादा देवी आपणी हालरी हुलराय पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। तो ये राजस्थान की जो राजपूती योद्धाओं के शौर्य से और वीरता से जो एक इतिहास है, गौरव गाथा है, उसको बताता है। और यहाँ देखिए आप उपमा अलंकार, हरिपद कोमल कमल। तो देखिए उपमा में क्या होता है कि किसी भी वस्तु की किसी भी कृति की जो उपमा है, तुलना है, वो किसी विशेष वस्तु या किसी प्राकृतिक सौंदर्य से की जाती है, तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। तो हरि यानी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, तो उनके जो पैर हैं, उनके जो पद हैं, वो कमल के समान कोमल हैं, कमल के समान कोमल हैं। तो यहाँ पर एक उपमा दी जा रही है पैरों को,
तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं। इस प्रश्न को आप और अच्छे से अपने नोट्स में बना के लिख लिए, और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इन्हें प्रिंट आउट करवा लें तो बहुत ही अच्छा। अगला हमारा जो प्रश्न मैंने बनाया है, वर्तमान और प्राचीन राजस्थानी भाषा में संक्षिप्त विभेद बताओ। तो फ्रेंड्स देखिए, प्राचीन राजस्थानी भाषा में तो आई और उई इस तरह के जो शब्द होते थे, और नवीन जो प्रादुर्भाव हुआ है राजस्थानी भाषा का, उसमें आई की जगह ए और उई की जगह ओ है। जैसे जैतसी का जैतसी हो गया। और प्राचीन राजस्थानी भाषा में मुख्यतः गद्य विशेष होता था, और आधुनिक में गद्य और पद्य दोनों पाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि शायद ही कभी इतना अगर आयोग बेरहम हो गया तो आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। ये देखने में सुनने में आसान होते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट ही मिल जाए तो आप इन्हें नहीं कर सकते, क्योंकि समय इतना कम होता है और मानसिक दबाव इतना होता है कि वहाँ पर पेन बहुत सोच समझ के ही चलाना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अगला मैंने एस्पेक्ट यहाँ पे लिखा है, एलपी टेसीटोरी के जीवन का एक अल्प परिचय हमें देना है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। और जिस तरह से अभी आरएस मतलब एक तरह से यूपीएससी के पैटर्न पर चल रहा है, तो इस पर 10 मार्क्स का एक निबंधात्मक बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, जो 100 शब्दों की आपको सीमा दी जाएगी। तो मैंने इसे दोनों फॉर्मेट में बनाया है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। भारतीय सभ्यता व संस्कृति में विशेष रुचि रखने वाले एलपी टेसीटोरी का मैं आपको नाम बता चुका हूँ, लुइजी पियो टेसीटोरी। तो इन्हें टेसीटोरी नाम से ही संबोधित किया जाता था। तो इन्होंने हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपुताना के अधीक्षक के पद में राजस्थानी आए थे, लेकिन बीकानेर में उनका मन ऐसा रमा कि वो यहीं के होकर रह गए। तो इटली में जन्मे टेसीटोरी थार के मुंह में रम गए थे और सन 1915 में बीकानेर आए। फिर सैकड़ों गांव और बिहड़ों में घूमकर 729 पुरालेखों का संग्रह किया। इसी तरह उन्होंने लगभग 981 मूर्तियाँ और पुरातत्व महत्व की दूसरी चीज़ें खोजी। तो जो बीकानेर का विख्यात संग्रहालय है वो उन्हीं की देन है। 24 वर्ष की उम्र में वे पहले इटालवी थे जिन्होंने रामचरितमानस पर शोध किया, और 32 वर्ष की अल्पायु में बीकानेर में ही उनका निधन हुआ। तो फ्रेंड्स, रामचरितमानस और स्कंद वाल्मीकि रामायण और साथ में जो हमारा रामायण ग्रंथ है उस पर इन्होंने भाषा में उसे परिवर्तित करके उसका प्रकाशन किया था। और भी इनके बारे में बातें हैं। एलपी टेसीटोरी इटली के प्रसिद्ध भाषा शास्त्री थे, जो वर्ष 1914 के अंत में राजस्थान के बीकानेर में आए थे, और इन्होंने जो कार्य है 1915 से शुरू किया था। तो इन पर अब्राहम जॉर्ज गियर्सन का गहरा प्रभाव था, और बीकानेर इनकी कर्मस्थली रहा। तो बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह ने एलपी टेसीटोरी को राजस्थान के चारण साहित्य के सर्वेक्षण और संग्रह का कार्य सौंपा था, जिसे पूर्ण कर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, राजस्थान चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। और प्राचीन राजस्थानी की पश्चिमी भाषा का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने अपनी किताब है इनकी इंडियन एंटिवेरी, जो 1914 और 16 में आई थी, प्रस्तुत किया गया है, जो आज भी राजस्थानी भाषा शास्त्र का एक अकेला प्रमाणिक ग्रंथ है। तो इस तरह का जो मैंने पूरा लिखा है इसमें और मैंने जो अतिरिक्त बातें थी उनको भी लिख दिया। तो आपके पास में पढ़ने के लिए विकल्प है और आप इसे पढ़ सकते हैं। एक आखिरी बात है, भाषा और बोली का अंतर। फ्रेंड्स, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ये क्वेश्चन कोई टास्क या मतलब कोर्स का सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए, भाषा और बोली का अंतर है वो किस तरह से होता है। पहला मैं आपको बताऊं कि भाषा क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होती है। एक भाषा के कई बोलियां हो सकती हैं, परंतु बोली के तहत उपबोलियां हो सकती हैं, लेकिन बोली से भाषाएं नहीं निकलती, क्योंकि बोली का जो वजूद है, बोली का अस्तित्व है, वो भाषा से ही निकलता है। भाषा में विशेष व्याकरण के नियमों का प्रयोग होता है और बोली में व्याकरणों का नियमों का प्रयोग नहीं होता है। और यही कारण है, आप ब्रज भाषा को देखोगे तो ब्रज भाषा जो होती है वो मुख्य मथुरा में है, लेकिन मथुरा के अलावा वो बुलंद शहर में भी बोली जाती है। और ब्रज का ही एक अपभ्रंश रूप मेवाती है, जो अलवर भरतपुर में है, अलवर और भरतपुर में है। और मेवाती का ही एक और अपभ्रंश रूप जगरौती है, जो करौली जिले में और सवाई माधोपुर और दौसा इन पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है।
और ये आगे आते आते अपभ्रंश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसका जो स्वरूप है वो ब्रज लुप्त ही हो जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। बोली में व्याकरण के नियमों का पालन नहीं होता है और भाषा साहित्य शिक्षा तथा प्रशासनिक शब्दावलियों में प्रयुक्त होती है। वहीं बोली का प्रयोग अधिकांश देहात में करते हैं और लोकगीत और लोक साहित्य में ज़्यादा करते हैं। और जो देहाती लोग हैं, जैसे कि मैंने आगे भी लिखा है कि बोली ग्रामीण व असाक्षर लोगों में सामान्य रूप से बोली जाती है। पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं जब वो अपने घर में और अपने सदस्यों के साथ होते हैं, पारिवारिक सदस्यों के साथ में होते हैं। तो भाषा का प्रयोग शहरी और पढ़े लिखे लोगों द्वारा सामान्य रूप से किया जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, लोगों में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, तो इस तरह से बोलियाँ भी कम हो रही हैं। तो बोली की एक जो विशेषता होती है वो ये होती है कि एक निश्चित समय के बाद में और अपने विकास की यात्रा को पूरा कर ये भाषा का रूप भी धारण कर लेती है, भाषा बन जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है जो आपका अध्याय है ये पूरा होता